ठीक है, PHP एंड MySQL का यूनिट 3 चल रहा है हमारा। जिसमें हमारा है सब में पहला टॉपिक है 3rd यूनिट में क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन। कैसे क्रिएट करते हैं वेब एप्लीकेशंस, और वेब एप्लीकेशन के लिए हमको क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है। क्रिएटिंग टेम्पलेट्स, यानी टेम्पलेट मीन्स हमारे को हमारा जो स्ट्रक्चर रेडी करना है हमारे वेब एप्लीकेशन के लिए। वेब एप्लीकेशन मीन्स क्या होता है, जैसे हम कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसको हमको ब्राउज करना है, जिसको हमको एज अ हमारी वेबसाइट यूज करना है, उसको बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। यानी हमारे वेब पे एप्लीकेशन बनाना, क्रिएट करना, यानी हमारा प्रोजेक्ट। सिंपल वर्ड में आता है हमारा प्रोजेक्ट। जैसे हम 3rd ईयर में आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाना ही है, तो कैसे बनाते हैं वो हम बने बनाए टेम्पलेट को भी यूज कर सकते हैं हमारे एज अ वेब एप्लीकेशन के लिए। यानी जो बने हुए रहते हैं टेम्पलेट, उसको हम अपने कन्वर्ट कर सकते हैं हमारे हिसाब से कि हमको क्या क्या चीजें चाहिए, क्या नहीं चाहिए। यानी बनी बनाई जो साइट्स रहती है, जो ऑलरेडी टेम्पलेट बने रहते हैं, उसका भी यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम खुद से भी अपना खुद का टेम्पलेट बना सकते हैं। पर हमारा खुद का टेम्पलेट बनाने के लिए हमारे को बहुत ज्यादा से ज्यादा कोडिंग सीखने की जरूरत रहेगी। HTML हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारी CSS अच्छी होना चाहिए। अभी तो बूटस्ट्रैप भी आ गया जिसमें ऑलरेडी पूरी बनी बनाई बनी बनाई CSS रहती है, बस हम उसको कॉल करते हैं तो हमारी वो CSS लग जाती है। और फिर एक होता है कि जो ऑलरेडी टेम्पलेट बने रहते हैं, बस हमको डाउनलोड करना आना चाहिए। क्योंकि हमारा कोई कोई ऐसे टेम्पलेट रहते हैं जो फ्री नहीं होते हैं, जो कॉस्ट वाले रहते हैं, पेड वाले रहते हैं। तो हमारे टॉपिक के हिसाब से हमारे को वो प्रोजेक्ट बनाना रहता है, और टॉपिक के हिसाब से हमको टेम्पलेट क्रिएट करना रहता है, या टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं हम। और वो टॉपिक के हिसाब से हम सोचना है हमारे को कि हमारा जो वेबसाइट होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए। तो इस सब में पहला आपके माइंड में यही होना चाहिए कि जब मैं एक कोई एप्लीकेशन बना रही हूँ तो मेरी एप्लीकेशन में क्या क्या फैसिलिटी होना चाहिए, और कौन कौन सी चीजें अवेलेबल रहना चाहिए जो यूजर के लिए इजी रहे कि वो मेरी वेबसाइट को एक्सेस कर सके। मेरी वेबसाइट में अच्छे से अपना जो भी है अकाउंट बनाना है, जो मेरे पेज को एक्सेस करना है, उसको वो कर सके इजीली। सब में पहला टॉपिक है हमारा क्रिएटिंग टेम्पलेट्स। नेक्स्ट होता है एक्सटर्नल फाइल। एक्सटर्नल फाइल भी बहुत हमारी काम में आती है, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा फाइल को इंक्लूड करके ही हमारा एक वेब एप्लीकेशन, वेब पेज बनाते हैं। क्योंकि हमारा जो साइज होना चाहिए पेज का, वो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमारा जब स्पीड रहती है हमारे वेबसाइट की, तो वो ज्यादा अच्छे से स्पीडली वर्क कर सके। तो एक्सटर्नल फाइल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो पेज का जो साइज है, जो हमारी कोड है, उसको हम अलग अलग इसमें डिवाइड करके एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, एक्सटर्नल फाइल को इंक्लूड कर सकते हैं हमारी मेन फाइल में। नेक्स्ट होता है यूजिंग कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट का हमारा फंक्शन है, ये हमारे टेम्पलेट से रिलेटेड नहीं है, ये बल्कि से हमारी एक्सटर्नल फाइल जो है हमारे टेम्पलेट से रिलेटेड है। वर्किंग विद द डेट एंड टाइम, हम डेट एंड टाइम कैसे वर्क करते हैं PHP में वो देखेंगे। हैंडलिंग HTML फॉर्म विद PHP, ये ऑलरेडी हमारा बहुत टॉपिक बार बार हो चुका है कि HTML से PHP को कैसे हम कन्वर्ट करें, कैसे बनाएं। ये हमारा कौन सी चीज में यूज हो सकता है, हमारे टेम्पलेट में हो सकता है। क्योंकि टेम्पलेट जब हम बनाते हैं तो यूजर को हम देते हैं कि रजिस्ट्रेशन बनाए, रजिस्ट्रेशन बनाने के बाद फिर वो लॉगिन कर सके, लॉगिन करने के बाद वो मेरे पेजेस को एक्सेस कर सके। अगर से मेरी कोई वेबसाइट ऐसी है जिसमें हम कोई परचेज और सेलिंग का काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको क्या बनाना पड़ता है कि अलग अलग पेजेस पे जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ई वाली जो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो उस पर क्या करते हैं, हम कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं, परचेस करने के लिए जाते हैं, तो हम वो प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। वो प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद क्या होता है कि वो प्रोडक्ट की पूरी डिटेल फिलअप होने के बाद वो सेव हो जाती है। तो जब भी हमारा ये HTML फॉर्म एंड PHP का दोनों कॉम्बिनेशन चलते रहता है। मेकिंग फॉर्म स्टिकली, ये वाला भी हमने कर चुके हैं 2nd यूनिट में। यानी मीन्स हमने कैसे स्टिकली कैसे चेक करना है, जैसे हम वैलिडेशन बोल सकते हैं। एज अ वैलिडेशन से क्या करते हैं, हम स्टिकली हमारे जो फॉर्म को है चेक कर सकते हैं। अब इसमें ये टॉपिक में हम देखेंगे कि और कौन सी चीजें बताई है। सेंडिंग ईमेल, जैसे हम ईमेल वाला कंसेप्ट देखते हैं कि ईमेल, अब जब हम ईमेल का अकाउंट खोलते हैं तो ईमेल आईडी हमारा जनरेट होता है। ईमेल आईडी के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को अपना मेल सेंड करते हैं। तो हम PHP में कैसे मेल बॉक्स जो बनता है हमारा, जिसमें रहता है टू, यानी किसको हमको सेंड करना है,
फिर हमारा सब्जेक्ट रहता है, फिर बीच में हमारे जो है बॉक्स में हमारा जो है मैसेज आता है, फिर अटैचमेंट आता है, फिर हमारा जो है फाइल से सेंड होती है। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं इसमें, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेंडिंग ईमेल, आउट आउटपुट बफरिंग मैनिपुलेटिंग एचटीटीपी हेडर, यानी ये क्या होता है कि हमारी हेडर फाइल्स कहाँ पे रिडायरेक्ट करे, यानी जो हमारा पेजेस है कैसे कैसे रिडायरेक्ट होके ओपन होते जाए, तो उसके लिए हम हेडर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारा क्रिएटिंग वेब एप्लीकेशन। और लास्ट का जो 4th यूनिट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम डाटाबेस कनेक्टिविटी देखेंगे। समय पहले देखते हैं क्रिएटिंग टेम्पलेट्स, कैसे क्रिएट करते हैं टेम्पलेट, और हमको कौन से पॉइंट को ध्यान रख के अपना एक टेम्पलेट क्रिएट करना है। फॉलोइंग स्टेप टू क्रिएट अ सिंपल टेम्पलेट इन पीएचपी, एक सिंपल सा टेम्पलेट बता रही हूँ मैं, कोई ज्यादा एकदम ज्यादा फंक्शनलिटी करने वाला, बहुत ज्यादा जिसमें फंक्शन है, बहुत ज्यादा जिसमें सीएसएस है, बहुत ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव पेज नहीं बना रहे हम, एकदम सिंपल सा पेज बना रहे हैं कि हमारे कंसेप्ट बेसिक वाले क्लियर हो जाए कि हम कैसे एक टेम्पलेट बना सकते हैं, सिंपल सा एक वेब पेज बना सकते हैं जिसको हम एज अ टेम्पलेट अपने प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, बार बार वो पेजेस को कॉल कर सकते हैं हमारे हर पेजेस बनाने में। सब में पहला है इंट्रोडक्शन, ऑलरेडी मैंने बहुत सारा इंट्रोडक्शन दे दी हूँ, फिर भी हम देख लेते क्या होता है। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हमारे एक टेम्पलेट बनाने के लिए, क्रिएटिंग टेम्पलेट इन पीएचपी, पीएचपी में टेम्पलेट क्रिएट करना, यानी प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, कोड कैसे करते हैं, एक्सटेंडिंग फंक्शनैलिटी, और फंक्शनलिटी को एक्सटेंड कैसे करते हैं और एक फाइल में कैसे कंबाइन करते हैं, टर्न द कॉमन एलिमेंट्स इनटू पीएचपी इंक्लूड्स, और हमारे जो कॉमन एलिमेंट है, जैसे हम जो भी वेबसाइट देखते हैं, देखते होंगे आप लोग कि हम जब भी पेजेस ओपन करते हैं अलग अलग पेज में अलग अलग चीजें दिखती है, पर बीच का जो कंटेंट है वो चेंज होता है, यानी बॉडी का चेंज होता है, पर हेडर एंड फूटर कभी चेंज नहीं होता है। हेडर मीन्स जो हमारी हेडिंग्स, जो मेन्यू हेडिंग रहती है, फूटर मीन्स जो हमारा एकदम लोअर साइड में रहता है, नीचे में। ठीक है, तो वो चेंज नहीं होता है, पर हमारा जो बीच के जो कंटेंट है वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन एलिमेंट। अपलोड द फाइल एंड टेस्ट द टेम्पलेट, फिर हम अपलोड कैसे करना है फाइल को और फिर उसको टेस्ट कैसे करना है, तो वो देखेंगे हम इसमें। पर हम ज्यादातर ऑफलाइन ही प्रोजेक्ट करते हैं, ऑनलाइन प्रोजेक्ट करने के टाइम हमको ये अपलोडिंग द फाइल एंड टेस्टिंग द टेम्पलेट, ये लास्ट पॉइंट जो है हमारा जब काम में आता है, जब हम कोई जॉब कर रहे हैं कहीं पर, तो हम जब उसको टेम्पलेट को जो है हम अपलोड करते हैं और वो टेम्पलेट को चेक करते हैं कि वो टेम्पलेट जो है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि हम जब ऑफलाइन प्रोजेक्ट करते हैं तो वो करेक्ट होता है, पर कुछ चीजें ऐसी होती है कि जब हम अपलोड करते हैं वेबसाइट को अपनी, तो उसके लिए हमको जगह लेना पड़ता है, प्लेस लेना पड़ता है, वो प्लेस लेने के बाद हमारा जो पोर्टल नंबर रहता है वो सब हमको करेक्ट डाल के हमारी फाइल के हर फोल्डर को एक एक वन बाय वन जो है अपलोड करना पड़ता है। सब में पहला होता है इंट्रोडक्शन। एवरी example thus far has been a one-page script that handle an HTML form, sort arrays, or perform calculations. However, as you begin to develop multiple pages website, which it is to say web application, it quickly becomes impractical to repeat common elements over the course of several pages. क्या बोल रहा है, जो हम डेवलप करते हैं मल्टीपल पेजेस उसको ही बोला जाता है वेबसाइट, यानी हम जो एक एक वन बाय वन जो क्लिक कर रहे हैं उसको ही वन बाय वन जो हमारे पेजेस रहते हैं, यानी मल्टीपल पेजेस जो बनते हैं उसको ही बोला जाता है हमारी वेबसाइट, यानी वेब एप्लीकेशन। और उसमें क्या होते हैं कि कॉमन पेजेस रहते हैं जो हमारे पास बार बार रिपीट होते हैं, यानी हमारे हर पेज पे वो बार बार जो कॉमन चीजें हैं वो रिपीट होते जाती है। जैसे मैंने हेडर एंड फुटर वाला दिया कि वो क्या रहता है, हमारा कॉमन रहता है। कोई वेबसाइट ऐसी नहीं रहती है जिसमें वो चीजें कॉमन नहीं रहती है, क्यों, क्योंकि यूजर फिर बैक जाने के लिए कौन सी चीजें क्लिक करेगा, तो उसके लिए वो चीज कॉमन रहती है। Such as an HTML design will be used by every pages within the site. You can put this element into each individual page, but when you need to make a change, you will require to make that change over and over again. You can save time by creating templates that separate out the repeating content from the page's specified material.
For example, a website may have navigation, copyright and other features that repeat across multiple pages. ये क्या बोल रहा है कि आपको आपका जो वेबसाइट है वो बनाना है तो समय पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके जो टेम्पलेट में रिपीटेड चीजें हैं, जो रिपीटेड पेजेस है, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको अलग से बनाना पड़ेगा, सेपरेटली रखना पड़ेगा और उसको बार बार हमको हर पेज पे कॉल करना पड़ेगा, जिसके वजह से हमारा जो पेज का जो कोड है वो भी कम हो जाएगा और हमको पता रहेगा कि हमारा हेडर कौन सा है और फूटर कौन सा है। जैसे इसमें बताया है नेविगेशन। नेविगेशन किसको बोलते हैं, जो मेन्यूज रहते हैं हमारे, जैसा होम मेन्यू है, अबाउट मेन्यू है, रजिस्ट्रेशन, लॉग इन, लॉग आउट, ये क्या है हमारे नेविगेशन है। कॉपीराइट यानी किसी का कॉपीराइट रहता है, किसी का नाम हमारा हेडर फुटर में हम डालते हैं, यानी हमारा जो कॉपीराइट का नाम रहता है जो लास्ट में आता है वो हमारा कॉमन रहता है, जो हमारा कभी चेंज नहीं होता है। तो वो जो कॉमन चीजें हैं तो वो हम क्या करते हैं, एक इसमें रख देते हैं जिसको हम मल्टीपल पेजेस में बार बार रिपीट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट कौन कौन सी रहती है, हम एक वेब पेज बना रहे हैं तो हमारा समय पहले होता है सर्वर, हम कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज में हम बना रहे हैं। हम जरूरी नहीं PHP में ही हर चीज डेवलप करें, वेब सर्वर बना, वेब एप्लीकेशन बनाए। हमारे एप्लीकेशन कोई भी चीज में हो सकते हैं, कनेक्टिविटी भी हो सकती है, VB में भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, जावा में भी हम प्रोजेक्ट बना सकते हैं, हम वेब सर्वर जो हमारा सर्वर है PHP में बना सकते हैं। पर हमारा इजीली जो जाता है PHP का जाता है, क्योंकि हमारा PHP चल रहा है तो मैं PHP में ही बताऊंगी कि हमको समय पहले सर्वर ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे को सर्वर कौन सा यूज करना है और कौन सी लैंग्वेज में हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो वही हमारा सर्वर यानी कनेक्टिविटी वहीं पे होंगी हमारी। होस्टिंग केपेबल ऑफ रनिंग PHP स्क्रिप्ट, यानी होस्टिंग लेना पड़ता है, यानी जो मैं बोल रही हूँ अगर से हमारे को अपलोड करना है साइट का, जैसे आप लोग जैसी यूज करते हैं amazon.com, तो ये क्या हो गई, उसका होस्टिंग लिया है उसने, होस्टिंग नाम दिया है अपना www.amazon.com, प्लीज gmail account.com, ये सब क्या हो गए हमारे होस्टिंग केपेबल ऑफ रनिंग PHP, यानी जहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है तो उसका जो पाथ हमको मिलता है वो होस्टिंग हमको करना पड़ता है, यानी हमको हमारे गूगल में जो है हमारे जहाँ पे हमारी वेबसाइट सबको दिखे तो उसके लिए हमको होस्टिंग करना पड़ेगा, पर ये हमारे लिए ऑप्शनल है क्योंकि हम जब ऑनलाइन करते हैं तब के लिए ये चीज। क्रिएटिंग टेम्पलेट इन PHP, थर्ड पॉइंट हमारा है कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए क्या क्या हमको स्टेप अप्लाई करना है। हमें फर्स्ट स्टेप है क्रिएट अ फोल्डर ऑन योर सर्वर एंड नेम इट simple_template। हमको एक फोल्डर क्रिएट करना है जहां हमारा सर्वर है, यानी हमारे सर्वर पे दिखना चाहिए, तो हमको बैकएंड में हमारा फोल्डर क्रिएट करना है जहां पे हमारा फोल्डर दिखे simple_template। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि हमको एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसमें हमारी पूरी फाइल रहेंगी। सेकेंड, क्रिएट द फॉलोइंग फाइल्स इन द simple_template फोल्डर। आपका एक फोल्डर जो क्रिएट हो जाएगा, जो आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा, ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रह सकता है आपका, तो वैसे ही नाम से आपको टेम्पलेट फोल्डर बनाना है और वो फोल्डर में आपको header.php, footer.php, connection.php एक्सेट्रा, आपको जो कॉमन फाइल बताई है वो यहाँ पे मैंने दिया है कि हमको हेडर की हरदम कंपलसरी जरूरत है, जो कॉमन फाइल रहती है हमारी, फूटर की कॉमन फाइल है हमारी, और कनेक्शन, क्योंकि हमको कनेक्टिविटी हर पेज में बताना पड़ेगा कि यूजर क्या करे, एक्सेस करे लॉगिन होने के बाद। तो ये चीजें जो है कॉमन थी करके मैंने यहाँ पे डाला है। तो इसके अलावा हमारे जो पेजेस बनेंगे वो भी यहीं पे सेव होंगे एक फोल्डर में। ऑलरेडी हम लोग BCCA सेकेंड ईयर नाम का मैं फोल्डर बना के रखी थी और आपके वो पूरे के पूरे जो भी हम प्रैक्टिकल करते थे वहीं पे जाके मैं सेव करती थी, तो वैसा ही एज इट इज इसमें भी करना है। पर ये हमारी क्या हो जाएंगी, वेबसाइट हो जाएंगी, वो तो हमारे एग्जाम्पल थे। स्टेप 3 क्या होना है, क्रिएट अनदर फाइल एंड नेम इट pages.php, यानी कोई और फाइल बनाना है, जैसे एक या एक से ज्यादा फाइल बना रहे हैं आप, तो उसका नाम आपको जो भी देना है वो दे सकते हो। मैंने यहाँ पे pages.php दी, यानी मैंने एक ही पेज बनाई करके यहाँ पे pages.php दी। आप अपनी फाइल का नाम ऐसे दो जिससे आपको हाईलाइट हो कि कौन सी फाइल में कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी इंफॉर्मेशन रखी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 कुछ भी दे रहे हो, पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इतनी बड़ी अगर से वेबसाइट डेवलप करना है तो वेबसाइट का नाम और उसके फाइल्स का नाम ऐसे दिया जाता है कि हमको हाईलाइट हो जाए कि ये कोड इसमें ये फाइल में ही सेव होना चाहिए। जैसे हमारा register.php रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, तो रजिस्ट्रेशन की कोडिंग, रजिस्ट्रेशन का पूरा हर चीज
register.php ही नाम होना चाहिए उसका फाइल का, जिससे हमको क्लिक हो जाए कि अगर से रजिस्ट्रेशन में आगे चल के हमको कोई रिक्वायरमेंट करना है या उसमें कोई ऐड करना है या कोई फील्ड हटाना है तो हम कहाँ पे जाए, डायरेक्टली registration.php में जाए। ठीक है, तो करके पेजेस का नाम ऐसा ले कि आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट के आउटसाइड ना ले। नेक्स्ट होता है 4, नाउ द रूट डायरेक्टरी क्रिएट अ फाइल एंड गिव इन द index.php। आपको पता है कि जब भी हम फोल्डर ओपन करते हैं तो हमको रूट डायरेक्टरी दिखती है, यानी हमारे को पूरे के पूरे फोल्डर दिखते हैं। पर जब हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हम थोड़ा चाहेंगे कि जो भी यूजर्स आए और हमारी रूट डायरेक्टरी देखे और वो एक्सेस कर सके, यानी कोई भी फाइल ओपन कर सके। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, जो रूट डायरेक्टरी भी ना दिखे और हमारा डायरेक्टली पेज ओपन हो, यानी हमारा अगर से कोई वेबसाइट देखना चाहता है तो डायरेक्टली वेबसाइट दिखे, रूट डायरेक्टरी ना दिखे, तो उसके लिए हमको हमारे फर्स्ट पेज को जो है index.php देना पड़ता है। जो हमारा कॉमन पेज रहता है होम पेज, तो होम पेज को होम पेज ना देते हुए हमको देना पड़ता है index.php, जिसमें क्या होता है, हमारी डायरेक्टली वेबसाइट ओपन होती है, ना कि रूट डायरेक्टरी ओपन होती है। नेक्स्ट होता है स्टेप 5, ऐड द फॉलोइंग कोड टू यूर index.php फाइल। और आपको जो भी फाइल में कोड में डालना है वो उसमें डाले, जो भी आपको देना है, यानी होम पेज बनाना है या इंडेक्स पेज कोई भी रखना है आपको, वो रख सकते हो, उसमें आपको कोड डालना है। स्टेप 6, गो टू यूर page.php एंड डिजाइन इट यू would like your website layout to look at the end. Only here, instead of adding the complete header, design and add header.php file in pages.php file. आपका 6 स्टेप क्या होगा, 6 स्टेप कि वो होगा कि आपने अगर से जो जो पेजेस बनाए हैं, आपने एक या एक से ज्यादा पेजेस बनाए हैं, तो उसमें आपको इंक्लूड करना पड़ेगा header.php, footer.php, जिसमें आपके कॉमन आइटम्स रहेंगे। ठीक है, जो हमको हर पेजेस में क्या हो, रिपीट हो। आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा ये सब स्टेप के बारे में। अब कोड्स कैसे बनाना है, तो कोड के लिए क्या करना है, वेम सर्वर जो हमारा एग्जाम यूज कर रहे हो या आप वेम सर्वर यूज कर रहे हो, तो उसके इसमें जाना है, यानी जो हमारे ड्राइव रहता है, यहाँ पे मैंने ड्राइव डालना भूल गई हूँ, जो भी ड्राइव में हमने सेव किया है वेम सर्वर, वहां पे जाना है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल सी ड्राइव में वेम सर्वर डाला है, वेम सर्वर इंस्टॉल किया है, तो सी ड्राइव में जाना है, वैम्प में जाना है, www में जाना है। www के अंदर जाने के बाद हमको फोल्डर क्रिएट करना है, कौन से नाम से, सिंपल _टेम्पलेट। आपका जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो डालना है। जैसे प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी रह सकता है, आपका लाइब्रेरी प्रोजेक्ट रह सकता है, मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रह सकता है, कॉलेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट रह सकता है, ट्रैवल्स मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे प्रोजेक्ट्स के नाम हो गए, तो हम वही नाम से डालें जो नाम से हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पे मैंने सिंपल_टेम्पलेट इसलिए डाला है क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं करके, नहीं तो आपका अगर से कोई प्रोजेक्ट आप बनाते हो इनकेस इन फ्यूचर, तो आपको वही प्रोजेक्ट का फोल्डर का नाम देना पड़ेगा जो आपका फोल्डर है। अब ये फोल्डर में क्या क्या होना चाहिए, header.php फाइल होना चाहिए, footer.php फाइल होना चाहिए, हमारा पेज 1 या पेज 2 या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, लॉगिन पेज, लॉग आउट पेज। ठीक है, ये सब हमारे क्या हो गए, हमारे पेजेस हो गए। CSS फोल्डर, CSS फोल्डर क्यों यूज करते हैं हम, क्योंकि CSS हमारा जो है वेब एप्लीकेशन को, जो अपनी वेबसाइट को जो अट्रैक्टिव बनाने के लिए होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरी की पूरी एक फाइल में ही CSS बनाते हैं और वो CSS के फोल्डर में ही वो फाइल को डालते हैं, क्योंकि हम कंफ्यूज ना हो। इतनी सारी फाइल हमारी हो जाती है एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, हमको इतनी सारी फाइल्स हम क्रिएट कर देते हैं, इतने सारे पेजेस, इतने सारे मॉड्यूल्स बना लेते हैं, तो उसके वजह से हम कंफ्यूज ना हो कि हमारा CSS कहाँ पे है, तो करके हमको CSS के फोल्डर में CSS डालना पड़ेगा। इमेजेस फोल्डर, इमेजेस फोल्डर मीन्स क्या होता है कि आपने जो जो वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस यूज करी है वो एक फोल्डर में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर से मैं अपनी वेबसाइट या अपने फोल्डर जो है पूरा का पूरा कोई और कंप्यूटर में ट्रांसफर करूं, तो वो एक साथ हर चीज उसमें है, नहीं तो पता चल रहा मैं अगर से अपने सिस्टम की टेम्पलेट, अपने सिस्टम की इमेज यूज कर रही हूँ और फिर किसी और सिस्टम में डाल रही हूँ वो प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट में इमेज वाला सब ब्लैंक दिख रहा है। सब में ज्यादा हम इमेज लगाते हैं हमारे एक वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। ठीक है, एक वेबसाइट बनाने के लिए सब में ज्यादा हमको टेम्पलेट की जरूरत पड़ती है, अलग अलग डिजाइन करने के लिए इमेजेस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि उससे अट्रैक्टिव दिखेगा हमारा वेबसाइट, उससे पता चलेगा एक्चुअल हमारी वेबसाइट किस बेस पर है।
क्योंकि अगर से मैं ट्रैवल्स का कोई कर रही हूँ, ट्रैवल्स मैनेजमेंट का फोल्डर बना रही हूँ, या लाइब्रेरी का बना रही हूँ, या कुछ और होटल मैनेजमेंट का बना रही हूँ, तो मुझे इमेजेस भी अपलोड करना पड़ेगा कि मेरे अगर से होटल मैनेजमेंट वाला मेरा फोल्डर प्रोजेक्ट है, तो मेरे होटल में क्या क्या फैसिलिटी, कितने रूम कैसे दिखते हैं, तो वो इमेजेस हो गई हमारी। तो इमेज के फोल्डर में ही हमको डालना पड़ेगा सब चीज। लास्ट में होता है जावा फोल्डर, जेवी फोल्डर, जावा स्क्रिप्ट लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हर फोल्डर, हर फॉर्म में हमको स्ट्रिक्टली चेक करना है कि जो यूजर है मेरा, वो फॉर्म फिलअप अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का कॉलेज का हो गया, कॉलेज या एग्जाम का फोल्डर, एग्जाम का आपका फॉर्म हो गया, तो आप अगर से कोई फील्ड, बच्चे पैनिक हो जाते हैं और कोई फील्ड छोड़ दिए, तो किस पे आएगा? आप लोग तो सोचते रह जाओगे कि ये क्या हो गया, हम लोग ने ये फील्ड, हमको बहुत ज्यादा जरूरत थी, हमने डाला नहीं। तो इसलिए स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सब लोग, बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि फेक डालते हैं, पर कोई कोई तो ऐसा रहता है कि जो एकदम रियल डालेगा। अब एग्जाम की बात है तो एग्जाम फॉर्म तो आप रियली अपने इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, पर इन केस आपसे कुछ गलती हो जाती है, आप लोग कुछ मिस्टेक कर दे रहे हो, या अल्फाबेट्स यूज कर दे रहे हो, कैपिटल लेटर यूज कर दे रहे हो, जो आपके फॉर्म के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है, तो उस केस में जावास्क्रिप्ट आपकी हेल्प करती है कि आपको, यूजर को बताती है कि आपको एक्चुअल में फॉर्म में क्या फिलअप करना है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो फॉर्म हो, जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए होता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, या कोई फील्ड आपको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। अब यहाँ पे होता है हेडर डॉट पीएचपी। हेडर डॉट पीएचपी पहले मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि मुझे हेडर का सब में ज्यादा काम रहता है कि मेन्यू बार बनना चाहिए, पहले नेविगेशन बनना चाहिए। तो हेडर में हमको आता है एचटीएमएल टैग, हेड टैग, और ये लिंक अप मैंने करके रखा है। हम पहले नहीं करेंगे, जब सीएसएस बनाएंगे तब करेंगे। जब भी हम सीएसएस बनाते हैं या जावास्क्रिप्ट बनाते हैं, कोई एक्सटर्नल फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं, तो लिंक अप हमको हेडर टैग में ही करना पड़ता है। ये याद रखना है, आपको हेडर टैग के अंदर ही करना है। और हेडर टैग क्लोज होने के पहले आपको ये सब डालना है, टाइटल टैग और लिंक अप फाइल। लिंक अप फाइल हमारी जैसे जावास्क्रिप्ट की फाइल हो गई, सीएसएस की फाइल हो गई, ये हमारी क्या हो गई? लिंक अप हो गया, जो एक्सटर्नल फाइल होती है जिसको हमको इंक्लूड करना है हमारे पेज में। ये हेडर का कोड है हमारा। हेडर के कोड में बॉडी टैग, बॉडी टैग में मैंने लगाया डिव बैनर, ये हमारी क्लास का नाम है आईडी। ठीक है, यहाँ पे इमेज मैंने स्टार्टिंग में, आप लोग देखते होंगे कोई वेबसाइट में जो है लोगो रहता है, लोगो की जगह किसी के इसमें कुछ और रहता है, किसी के इसमें स्लाइड शो होता है, किसी के इसमें इमेज ही लगी रहती है। तो मैंने स्टार्टिंग में सिंपल सा इमेज स्टार्ट करी कि मेरा जो वेबसाइट हो तो पहले मेरे को इमेज आए। तो इमेज आने के लिए मैंने बॉडी टैग लिखा उसके अंदर, और बॉडी में लिखा इमेज टैग। इमेज टैग के लिए इमेज सोर्स, जहां पे भी मेरी इमेज का फोल्डर है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इमेज के फोल्डर में आपका वो इमेज रहना चाहिए। तो मेरा इमेज है ये वाला नाम का जेपीजी एक्सटेंशन वाला, जिसमें इमेज के फोल्डर में है। तो पहले फोल्डर का नाम बैकस्लैश इमेज का नाम, ऑल्टर, ऑल्टर में क्या आएगा? ब्लैंक। अगर से ये पाथ गलत है हमारा तो ब्लैंक लिख कर आएगा। विड्थ होना चाहिए 100%, हाइट होना चाहिए 2 पिक्सल। यानी मुझे हाइट और विड्थ मेरे को सेट करना था, करके मैंने ये सेट करी। आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको आपकी वेबसाइट कितनी, आपका जो इमेज है वो कितना बड़ा रखना है। अगर से लोगो है छोटू सा, तो आपको लोगो का, ऑलरेडी लोगो का बना हुआ रहता है साइज, उसकी जरूरत नहीं रहती देने की। पर इनकेस आपका लोगो अगर से बहुत बड़ा है, तो आप वो लोगों की साइज एंड हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेन्यू। मेन्यू आईडी क्यों दी? क्योंकि मेरे को पता रहना चाहिए कि मेन्यू में मुझे कोई सीएसएस लगाना है, करके मैंने आईडी इज इक्वल टू मेन्यू दी। ठीक है, आईडी या क्लास दो जिससे हम क्या कर सकते हैं, सीएसएस में कॉल करते हैं। यहाँ पे एच रेफरेंस यानी एंकर टैग है ये हमारा। क्या होता है कि हम जब लिंकअप करने के लिए होता है कि जब मैं होम पे पेज पे क्लिक करूँ तो कहाँ पे जाए, मेरा इंडेक्स डॉट पीएचपी में जाए। जब यूजर स्टैम्प मैप पे क्लिक करे तो स्टैम्प मैप पे जाए, प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो प्रोडक्ट वाले पेज पे जाए, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करे तो कॉन्टेक्ट अस पे जाए। तो इसके लिए मुझे इतने पेज बनाना है मेरे कौन से फोल्डर में, मेरा जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है उसमें। तो मैंने एक बनाया है इंडेक्स डॉट पीएचपी स्टैम्प प्रोडक्ट्स कॉन्टेक्ट, और जिसमें मैंने मेन्यू दिया है। जब जो मेन्यू पे क्लिक करूंगी वो मेन्यू के इंफॉर्मेशन मुझे कहाँ से मिलेंगी, यहाँ से, ये पेज में से। ठीक है, ये है मेरा आउटपुट, इसके थ्रू ये इतना आउटपुट आया मेरा। अब यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सीएसएस लगा दी हूँ करके, यहाँ पे सीएसएस ऑलरेडी लग कर आई है। पर पहले जब आप लोग बनाओगे तो ऐसा कुछ दिखेगा नहीं स्ट्रक्चर, बस आपको ये दिखेगा और आपके मेन्यू दिखेंगे, पर इतने कलरिंग और अच्छे से नहीं हाईलाइट होंगे।
फूटर, फूटर यानी हम एकदम लास्ट का पेज होता है हमारा, तो फूटर में क्या करते हैं हम, फूटर क्लास लिख दिया और फूटर में एकदम सिंपल सा मैंने डेट दे दिया। डेट की जगह मैंने बताया कि आप कॉपीराइट भी दे सकते हैं, क्या आपको कॉपीराइट आपका कुछ होगा आपका वेबसाइट का, तो वो हमको हर पेज में दिखाना है, तो वो फूटर नाम के पेज में हमको एक बना के रख देना है। तो आपको ये याद रखना है कि हेडर जब बनाते हैं तो हेडर से HTML टैग स्टार्ट होता है और फूटर वाली फाइल में जाके क्या होता है वो बंद होता है। तो बॉडी टैग एंड HTML टैग जो क्लोज होगा वो फूटर वाली फाइल में क्लोज होगा। करके आप क्या करोगे कि पहले एक पूरा पेज बनाओगे, फिर उसको चेंज करोगे, यानी फूटर एंड हेडर वाली फाइल बाद में बनाओगे। पहले बनाने बैठोगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। तो करके आपको पहले जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम एक HTML पेज का वैसे ही बनाना है, जो मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। नेक्स्ट होता है CSS का फोल्डर। CSS के फोल्डर देखो यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है मैंने। यहाँ पे देखो www.wamp में मैंने एक फोल्डर बनाया जिसमें मैंने CSS का फोल्डर और इमेज का फोल्डर बनाया, जो कहाँ पे हमारे WAMP डायरेक्टरी रूट में है, जिसका इसके अंदर कौन सी फाइल क्रिएट करना है मेरे को, style.css। अब CSS क्या करता है कि हमारे जो पेज है उसको अट्रैक्टिव बनाता है। याद है मैंने ID नाम का दिया था मेन्यू बार में, यानी हमारे जो मेन्यू थे होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट अस, प्रोडक्ट्स, वो सब क्या था आईडी में लिखा था मैंने, ID इज इक्वल टू मेन्यू। तो जब भी आईडी को कॉल करते हैं तो हैशटैग से कॉल करते हैं, हैशटैग और उसका नाम, तो उसका नाम क्या था मेरा मेन्यू। अब उसमें क्या होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाना चाहिए, ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर आ रहा था मेरा डार्क ब्लू। और मेरा कलर यानी मेरा टेक्स्ट का कलर क्या हो जाना चाहिए, व्हाइट। ये क्या है, ये कोड्स है, यहाँ पे हम जरूरी नहीं कोड का यूज करें, आप लोग अपने कलर का भी यूज कर सकते हैं। पर जब हम ड्रीम वीवर में या टेक्स्ट एडिटर में कोई एडिटर में करते हैं तो ऑलरेडी वो कोड के कलर दे देता है, कलर का टैग, कलर का वो चार्ट, और चार्ट में हम जब क्लिक करते हैं तो वो हमको कोड देता है डायरेक्टली यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मीनिंग मैं बता रही हूँ, यहाँ पे मैं डायरेक्टली ब्लू भी लिख सकती हूँ और डायरेक्टली व्हाइट भी लिख सकती हूँ। अब मैं इन लोगों को सरका रही हूँ, पेडिंग देना यानी अप डाउन लेफ्ट राइट, यानी पेडिंग मीन्स हमको उसको थोड़ी सी पेडिंग देना यानी हटाना है, थोड़ी स्पेस में देना है। तो स्पेस में देने के लिए यहाँ पे क्या लगा है 15 पिक्सल। पिक्सल में यानी छोटा सा होता है एकदम कम पिक्सल का, और जो परसेंटेज में देते हैं वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पर कोई ऐसी चीज है जिसको हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा बड़ा बताना है तो डायरेक्टली, और या तो फिर पिक्सल में दो यानी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सा। ठीक है, पिक्सल मीन्स एकदम डॉट 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 के मुताबिक। तो 15 पिक्सल यानी क्या लग जाएंगी, पैडिंग लग जाएंगी मेरे मेन्यू को। तो करके मेरा मेन्यू देखो यहाँ पे कितना अलग दिख रहा है, यहाँ मेन्यू बार है मेरा, ये होम, होम में मैंने यहाँ पे पिक्सल लगा दिया तो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से 15 पिक्सल उसको लग गई। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा ए एंकर टैग, यानी जो हमारा ए एंकर टैग यानी एच रेफरेंस जो है उसमें देखो कलर क्या है, व्हाइट है, क्योंकि व्हाइट होना है। पैडिंग लेफ्ट, लेफ्ट से 10 पिक्सल हो जाना चाहिए, और फोन बोल्ड यानी जो होम है, कॉन्टेक्ट है, उसका जो वर्डिंग है वो क्या रहना चाहिए, बोल्ड रहना चाहिए। ये सब हम बाद में देखेंगे। फूटर, फूटर में हमको क्या रहना चाहिए, बैकग्राउंड कलर मैंने येलो दी हूँ तो येलो रहना चाहिए। फिर पैडिंग कितना रहना चाहिए, और फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, ये सब मैंने दिया है कि मेरा जो डेट मेरा आ रहा है तो वो कैसे दिखना चाहिए, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे फूटर में लगाया। अब मैं जो पेज बनाऊंगी और जो कॉन्टेक्ट बनाऊंगी तो उसके लिए मैंने ये CSS का यूज किया। तो ये CSS जरूरी नहीं मैं जो यूज कर रही हूँ वही यूज करना है, आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको देखना है कि आपकी CSS कौन सी लगना है या कौन सी नहीं लगना है। तो CSS हमारा लास्ट वाला रहता है। अब रहता है इमेज फोल्डर। इमेज फोल्डर में क्या करना है, आपको वो इमेज रखना है जो इमेज आप अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हो। करके हरदम बार बार बोल रही हूँ, जो भी इमेज आप लोगे या अपलोड करोगे आपके वेबसाइट के लिए, तो आपको वो इमेज आपके फोल्डर में रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर से आप अपना प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हो, आपका डेस्कटॉप चेंज कर रहे हो, तो पूरा का पूरा फोल्डर भी क्या हो जाएगा, उसमें चला जाएगा, यानी पूरी की पूरी इमेज भी उसमें साथ में चले जाएंगे। तो इमेज टैग के लिए मैंने अलग से इमेज लिखा है, क्योंकि मैंने सामने में लोगो करके लगाया है, लोगो यानी बैनर जैसा लगा दिया है इमेज को। तो इमेज का यहाँ पे मैंने अलग से भी दिया है कि इमेज को हम कैसे कॉल करते हैं। तो इमेज टैग हमारा रहता है इमेज सोर्स करके, जहाँ पे इमेज के फोल्डर में हमारा इमेज रहना चाहिए, और उसकी हाइट एंड विड्थ ज्यादा रहती है इमेज की तो हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा बीच का पेज।
यानी बीच वाले पेज में हमारा क्या क्या चेंजेस होना चाहिए, तो बीच के पेज में हमारा क्या रहता है, कंटेंट पेज। कंटेंट पेज में हमारा कंटेंट्स आते हैं कि हमारा फॉर्म भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अब मैं पूरा का पूरा वो दिखा रही हूँ आप लोगों को कि आपका एक वेबसाइट कैसे बनाए। देखियो फुल कोड ये है, फुल कोड ये है, यानी मैंने एक हेडर पेज बनाई तो हेडर को इंक्लूड कर दी, हेडर डॉट पीएचपी, और लास्ट में इंक्लूड फंक्शन से मैंने क्या कर दी, फूटर डॉट पीएचपी, और बीच में मेरा कंटेंट। तो जब भी मैं चेंज करूंगी मेरी वेबसाइट तो ये देखो ऐसी दिखेगी। जब मैं होम पेज चेंज करूंगी तो होम पेज का ये ऊपर और नीचे हेडर एंड फूटर सेम रहेगा, बस मेरा बीच का जो बॉडी है वो ही चेंज होगा। तो इससे क्या होगा कि जो मेरी कॉमन चीज है, ये हेडर की, हेडर में जो मैंने लोगो एंड मेन्यू बार बनाई हूँ और फूटर में जो मैंने डेट लिखी हूँ, ये मेरे हर पेज पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि स्टार्टिंग में मैं पीएचपी के टैग के अंदर इंक्लूड कर दूंगी, इंक्लूड फंक्शन से हेडर वाली फाइल और फूटर वाली फाइल, और बीच का पोर्शन छोड़ दूंगी। बीच का पोर्शन में मेरे को जो भी चाहिए वो मैं यूज करूंगी। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअल में पूरा का पूरा एक वेब पेज। मैंने ऐसा डिजाइन किया। अब हमारा कुछ भी हो सकता है, मैं दूसरी चीजें भी बता देती हूँ कि हमारा जरूरी नहीं यही हो सकता है। मैं वेब सर्वर ऑन कर रही हूँ और हम प्रैक्टिकल कल देखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल बड़ा है। अभी तुमको समझाने के लिए मेरे को इतना टाइम लगा, तो प्रैक्टिकल के लिए अभी 1-2 घंटा और लगेगा। तो हम कल प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमको प्रैक्टिकली कैसे करना है, 1 बाय 1। मैं एक आपको एक टेम्पलेट बता रही हूँ जो मैंने एक बना के रखा है, पर हम लोग ऐसा सिंपल वाला देखेंगे, हम लोग ज्यादा हार्ड वाला नहीं देखेंगे। पर जो मैंने बनाया है एक लाइब्रेरी का, वो दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे बनाया है। हमारा बस वेब सर्वर ऑन हो जाए। मैं पहले जब तक का बैकएंड बता देती हूँ। मेरा बैकएंड है, जैसे मैं कंप्यूटर में गई, मेरा डी ड्राइव में वैम सर्वर मैंने इंस्टॉल करके रखा है, वैम का फोल्डर दिख रहा है मेरा। वैम के फोल्डर में गई, www में गई, www में जाने के बाद ये है मेरा बुक अंडरस्कोर लाइब्रेरी। ये जब मैं ओपन करूंगी तो यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी फोल्डर दिख रहे, पूरे के पूरे फाइल दिख रहे, और इसमें अपलोड इमेज, ये देखो मैंने ये इमेज लगाई होंगी करके, ये इमेज दिख रही है। ठीक है, हमारा वैम सर्वर ऑन हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ रन करके। ऐसे आपको बनाना है। पहले आपको सिंपल से स्टार्ट करना है, फिर ही हार्ड बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली हार्ड बना दो, ऐसा नहीं करना है। पर मैं फिर भी आप लोगों को थोड़ा सा एक बार बता दे रही हूँ कि हमारा एक प्रोजेक्ट कैसे होना चाहिए, एक वेब पेज कैसे अच्छा अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। जैसे ये बोल रहा था, वो बैकएंड में हमारा क्या दिखना चाहिए, फोल्डर दिखना चाहिए, यानी हमारे वेब सर्वर पे। तो हमने ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखा है, जैसी बुक लाइब्रेरी। इस पे क्लिक जैसे करूंगी मैं, ये रूट डायरेक्टरी ओपन हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसे फेक वाला अभी के लिए बना के रखा है। पर अगर से मैं कोई ओरिजिनल प्रोजेक्ट बनाती हूँ, जैसे मेरा ओरिजिनल प्रोजेक्ट ये एमसीएम का था, मेरा बुक लाइब्रेरी बुक स्टोर करके, ये क्लिक करी मैंने। मैंने एक टेम्पलेट बनाई थी, और ये टेम्पलेट में क्या करी थी मैंने, ये देखो, ये ऐसे होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे जब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक कर रही हूँ तो देखो मेरा मेन्यू बार नहीं चेंज हो रहा है, और ना मेरा फूटर चेंज हो रहा है। ठीक है, सिर्फ बीच के जो ये कंटेंट है वो चेंज हो रहे हैं। देखो मैं प्रमोशन पे क्लिक कर रही हूँ तो देखो फूटर वैसा का वैसा, और वैसा का वैसे मेन्यू सेम टू सेम। कॉन्टेक्ट पे कर रही हूँ तो भी वैसे के वैसे। बस मेरा क्या चेंज हो रहा है, ये बीच का पोर्शन यानी सेंटर पोर्शन चेंज हो रहा है। तो करके जो कॉमन चीजें हैं उसकी एक फाइल बनाना है आपको, और जो बार बार आपके रिपीटेड हो रहे हैं वो पेज में लगाना है। ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है। एक सिंपल सा और प्रोजेक्ट बता देती हूँ मैं, वो यानी प्रोजेक्ट नहीं है, ऐसी ही पेज है, पेजेस बना के रखा है मैंने। जैसे मैं ये वाला बताई थी, ये थोड़ा इजी पड़ेगा आप लोगों को देखने में भी। मैंने इंडेक्स नाम नहीं दी इसका। ठीक है, ये जैसे मेरा एक सिंपल सा है, जिसमें क्या हो रहा है, मैंने 2 मेन्यू बनाए, एक रजिस्ट्रेशन और एक बनाई साइन इन। तो देखो साइन इन कर रही हूँ तो साइन इन हो जा रहा है, ये रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ तो रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। जिसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक बुक स्टोर नाम का हेडिंग दिया है सिर्फ, और ब्लैक कलर का लाइन बनाया है एक, और जिसमें और यहाँ पे नीचे में कॉपीराइट करके ऐसा ही कुछ ऐसा ही दे दिया है। तो क्या हो रहा है कि जब मैं रजिस्ट्रेशन पे कर रही हूँ तो बीच का पेज ही चेंज हो रहा है मेरा। साइन अप कर रही हूँ तो देखो ये जैसा का वैसा रह रहा है मेरा नीचे का, और ऊपर का भी सेम वैसे ही रह रहा है, और मेन्यू भी सेम वैसे ही रह रहे हैं।
बस मेरा क्या चेंज हो रहा है, ये चेंज हो रहा है, बीच का सेंटर का पोर्शन। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपके जो कॉमन चीज है उसकी एक अलग से फाइल बनाना है और वो फाइल आपके हर पेज में लगा देना है, यानी इंक्लूड फंक्शन से इंक्लूड कर देना है, जिसको बोला गया है एक्सटर्नल फाइल। ठीक है, अब ये ट्रैवल्स का भी बता देती हूँ, मैंने ट्रैवल्स का भी बना के रखा था आप लोगों के लिए दिखाने के लिए यहाँ पे। ठीक है, देखो ट्रैवल जब मैं ओपन कर रही हूँ ट्रैवल्स का, तो देखो क्या हो रहा है कि मैं ट्रैवल जैसे ही क्लिक कर रही हूँ फोल्डर को, तो डायरेक्टली मेरे को अपना वेबसाइट ऑन करके दे रहा है, मेरे को कोई रूट डायरेक्टरी नहीं बता रहा है। करके हमने क्या देना है, जो हमारा होम पेज है उसको इंडेक्स पेज देना है। ये देखो यहाँ पे लिख कर आ रहा है index.php। तो मेरा क्या हो रहा है कि जो जैसा है वैसे ही दिख रहा है। ये देखो जितनी मेरे को मेरी फाइल्स मेरे को चाहिए थी, मेरे को इमेजेस, तो इमेजेस का फोल्डर अलग से बनाया है मैंने, सब चीजें अलग अलग से बनाई है। मैं अगर से गैलरी में जाऊंगी तो गैलरी दिखना चाहिए, अबाउट में जाऊंगी तो अबाउट दिखना चाहिए, कॉन्टेक्ट में जाऊंगी तो कॉन्टेक्ट, कैटेगरी में जाऊंगी तो कैटेगरीज। ठीक है, एडमिन लॉगिन, यानी मेरे को कुछ लॉगिन करना है, एडमिन का भी लॉगिन रहता है। तो ये सब चीजें क्या हो रही है कि मैं जो चीज कर रही हूँ वो चीज जैसे कि वैसे मेन्यू बार और मेरे को लास्ट वाला पोर्शन सेम दिख रहा है। चेंज क्या हो रहा है, सेंटर वाला पोर्शन चेंज हो रहा है। तो ये होता है एक वेबसाइट बनाने का तरीका। आपको जो सीखना है, जो आपके लिए आगे काम में आएगा, तो करके आपको सिंपल प्रैक्टिस करने के लिए सिंपल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ गया होगा। अब हम प्रैक्टिकली बाद में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।